स्वागत है आप सभी का आज की हमारी इस क्लास में। बच्चों, मेरा नाम है उज्ज्वला और आज की क्लास में हम जिस टॉपिक को, चैप्टर को पढ़ने जा रहे हैं वो है डिमांड। और डिमांड के अंदर हम जिन टॉपिक्स को पढ़ने जा रहे हैं वो होने वाला है फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड और साथ ही में हमारा लॉ ऑफ डिमांड। तो बच्चों, आज बहुत ही इंटरेस्टिंग सी क्लास होने वाली है और इकोनॉमिक्स की पहली क्लास होने वाली है। अभी तक आप लोग 9th 10th में अपनी इकोनॉमिक्स को पढ़कर आ रहे थे, जहां पर काफी सिंपल सी इकोनॉमिक्स आपको पढ़ाई गई थी कि 9th के अंदर तो भाई फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या होते हैं, पॉवर्टी, फूड सिक्योरिटी, बहुत बेसिक से टॉपिक्स को कवर करा गया था। फिर आप लोग 10th में आए, ग्लोबलाइजेशन, मनी, क्रेडिट, वो भी काफी आसान था। लेकिन अब जब इकोनॉमिक्स आप लोगों को 11th और 12th में पढ़नी है तो यहाँ पर माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स, इंडियन इकोनॉमिक्स, स्टैटिस्टिक्स, ये सारी चीजों से आपको डील करना पड़ेगा। और अभी फिलहाल हम जिस चीज से शुरू कर रहे हैं वो है माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स और स्टैटिस्टिक्स आपकी दो ऐसी चीजें जो 11th में आएंगी, और इंडियन इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स दो ऐसी चीजें हैं जो कि आपके 12th में आएंगी। पहले सिलेबस थोड़ा डिफरेंट था, अभी सिलेबस थोड़ा सा डिफरेंट है। बट बच्चे, बात यही है कि हम लोगों को डिमांड का जो टॉपिक है वो आज पढ़ना है। और डिमांड, सभी डिमांड करते हैं डिफरेंट चीज़ों की। अभी आप लोग पढ़ने वाले बच्चों हो तो आप एजुकेशन की डिमांड करते हो, आपको भूख लगती है तो आप खाने की डिमांड करते हो, मांग जिसको हम बोल सकते हैं। डिमांड का एक सिंपल लॉजिक है जो कि हम बहुत पहले से भी पढ़ते हुए आए हैं, है ना। हमने बहुत बारी डिमांड को पढ़ा है बचपन में भी, लाइक कभी कभी हिस्ट्री में भी डिमांड का कॉन्सेप्ट, सप्लाई का कॉन्सेप्ट पढ़ा है। कभी कभी हम लोगों ने मैं बोल सकती हूँ इकोनॉमिक्स में भी डिमांड सप्लाई का कॉन्सेप्ट हल्का फुल्का पढ़ा है हर जगह, ठीक है। हिस्ट्री के अंदर बहुत ज़्यादा पढ़ा है। हिस्ट्री के अंदर इकोनॉमिक्स फेयर की जब हम बात करते हैं तब हमने डिमांड का कॉन्सेप्ट हल्का फुल्का पढ़ा हुआ है। लेकिन अभी जो है, आप पूरे के पूरे अच्छे तरीके से ये समझने वाले हो कि भाई पहली बात तो डिमांड होती क्या है, उसके बाद कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं, कौन सी ऐसी चीजें हैं जो कि डिमांड को इम्पैक्ट करते हैं, ठीक है। बहुत सी ऐसी चीजें, आपकी इनकम हो सकता है, मार्केट में जो प्राइसेस है वो डिमांड को इम्पैक्ट कर सकते हैं, अलग अलग टाइप के गुड्स होते हैं उसमें डिमांड आपकी वेरी करती है, ठीक है। नॉर्मल गुड्स, इंफीरियर गुड्स, बहुत सारी चीजें अभी हम लोग देखने वाले हैं। लेकिन अपनी आज की क्लास को चालू करने से पहले मैं आ जाऊंगी बच्चों यहाँ पर बात करने के लिए हमारे क्लास 11th कॉमर्स के बिलीवर्स बैच की। हमारा क्लास 11th कॉमर्स का जो बिलीवर्स बैच है 2023 और 2024 का, इस बैच के अंदर आपके बहुत से फेमस टीचर्स, आपके बहुत प्यारे टीचर्स तो आपको पढ़ा ही रहे हैं। और इंग्लिश, मैथमेटिक्स, अकाउंटेंसी, बीएसटी, इकोनॉमिक्स, ये सारे ही सब्जेक्ट्स आप लोगों को पढ़ाए जाएंगे इस कोर्स में। प्लस लास्ट ईयर का बिलीवर्स बैच भी दिया जाएगा और CUET लेवल क्लासेस भी इसमें मौजूद है। साथ ही में लाइव सेशन, जूम सेमिनार, सुपर 500 क्वेश्चंस का PDF, ये सारी चीजें आपको मिलने वाली हैं। नेक्स्ट अगर हम देखें तो डिटेल लेक्चर्स के साथ साथ टीचर स्लाइड्स, वन शॉट लेक्चर्स, एवरीथिंग यू विल बी गेटिंग इन दिस कोर्स। तो ये तो बच्चों एक बेसिक चीजें जो मिलेंगी ही मिलेंगी। चैप्टर टेस्ट हो गए, चैप्टर नोट्स हो गए, प्रैक्टिस क्वेश्चंस हो गए, एवरीथिंग यू आर गेटिंग इन दिस कोर्स। और साथ ही में अगर मैं बात करूं तो ये कोर्स जो है अभी बहुत सारी, क्योंकि डिमांड आ रही थी तो उस डिमांड की वजह से भी हम डिमांड पढ़ने वाले हैं। और क्योंकि इतनी सारी डिमांड आ रही थी इस वजह से हमने क्या करा है, हमने अपने ऑफर को एक्सटेंड कर दिया है 30 अप्रैल तक, जहां पर आप लोग डाउटनेट की ऐप पर जाकर बिलीवर्स कूपन कोड लगा सकते हो और आपको बच्चों ये कोर्स सिर्फ और सिर्फ जो कि 7999 का है, सिर्फ 3999 का मिलने वाला है। कॉलिंग नंबर है, व्हाट्सएप नंबर है, कॉल कर सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो, इजिली हम लोगों तक आप पहुंच सकते हैं। प्लस एक और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज क्लास को चालू करने से पहले, वो है बच्चे लोग कि जो भी मैं आज पढ़ाने वाली हूं, जो भी टॉपिक्स पढ़ाने वाली हूं, इन टॉपिक्स के ऊपर मैंने आप लोगों के लिए एक होमवर्क प्रिपेयर करा है। कुछ क्वेश्चंस है बहुत ही सिंपल से। आप लोगों को क्या करना है, एक गूगल फॉर्म का लिंक मौजूद है हमारी डिस्क्रिप्शन में। आपको उस डिस्क्रिप्शन में होमवर्क के नाम से गूगल फॉर्म का लिंक मिलेगा। आप लोगों को क्लास को पूरा का पूरा अटेंड करने के बाद उस लिंक पे जाना है और होमवर्क को अटेम्प्ट करना है, जस्ट टू सी कि भाई कितने पानी में हो, कितने पानी में नहीं हो, कितना समझ में आया है, कितना नहीं समझ में आया है, ठीक है। तो सिर्फ इस चीज को देखने के लिए होमवर्क दिया गया है, तो जाके प्लीज होमवर्क को अटेम्प्ट कीजिएगा आफ्टर द क्लास। तो चलिए फटाफट से क्लास को चालू करते हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स बच्चों बिल्कुल डरने की चीज नहीं है, बहुत ही आसान है, रियल लाइफ से आप लोग रिलेट कर पाओगे। और अगर आप लोगों ने एक बारी कॉन्सेप्ट समझ लिया तो आप इजिली एग्जाम में उसको लिख कर भी आ सकते हो। यहाँ पर कुछ रटने की जरूरत नहीं है, सिर्फ समझने की जरूरत है। अपने दिमाग को खोल लीजिए और डिमांड घूमना चाहिए आपके दिमाग में, ठीक है। तो आ जाइए बच्चों, सबसे पहले समझ लेते हैं कि डिमांड होती क्या है। डिमांड इज द क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी दैट अ कंज्यूमर इज विलिंग एंड एबल टू बाय एट ईच पॉसिबल प्राइस ड्यूरिंग अ गिवन टाइम। यहां पर ना मैं सिर्फ और सिर्फ
दो शब्दों को हाईलाइट करना चाहती हूं। दो शब्द कौन से हैं? विलिंगनेस एंड एबल। विलिंग भी होना चाहिए, यानी कि आपको किसी चीज को परचेज करने की, खरीदने की इच्छा भी होनी चाहिए, लेकिन सिर्फ इच्छा होने से काम नहीं चलेगा। बच्चों इच्छाएं तो बहुत सारी होती हैं, है ना, कि मैं बोलूं मेरे को तो बहुत महंगी कोई गाड़ी खरीदनी है, बहुत महंगा कोई घर खरीदना है, तो सिर्फ विलिंगनेस से तो चीजें नहीं चलती हैं, राइट। फरारी खरीदनी है मुझे, विलिंगनेस है मेरी, लेकिन सिर्फ विलिंगनेस से चीजें नहीं चलेंगी, क्योंकि विलिंगनेस के साथ साथ एक एबिलिटी भी होनी चाहिए। यू शुड ऑल्सो बी एबल टू बाय दैट पर्टिकुलर थिंग। भाई मेरे बजट के बाहर है फरारी, है ना, मैं नहीं खरीद सकती। तो जो चीज मैं खरीद सकती हूँ, अगर कोई गाड़ी है, सपोज वो मेरे बजट में भी है और मैं उसको खरीदना भी चाहती हूँ, मैं वो खरीद पाऊंगी, वो चीज ठीक होगी। लेकिन विलिंगनेस किसी चीज की और उसको आप एबिलिटी ही ना हो उसको खरीदने की, देन दैट वुड बी वेरी वेरी रॉन्ग। तो वो डिमांड में वो चीज नहीं आएगी। तो एक होती है इच्छा भी होनी चाहिए उस चीज को परचेज कंज्यूम करने की, और साथ ही में एबिलिटी भी होनी चाहिए कि हम, हमारी जो इनकम है और जिस हिसाब से उस चीज का प्राइस है उस पर हम उसको खरीद पा रहे हैं, वी आर एबल टू डू दैट। ठीक है, तो विलिंगनेस, एबिलिटी टू बाय, प्राइस पर एट अ गिवन टाइम। ठीक है, तो सिंपल चीज है, डिमांड वो हमारी एक इच्छा होती है, एक एबिलिटी होती है किसी भी चीज को खरीदने की एट द गिवन प्राइस एंड ऑल्सो अकॉर्डिंग टू आवर गिवन इनकम। ठीक बा, बिल्कुल सही, बिल्कुल क्लियर। चलो भाई, अभी हम लोग आ गए हैं यहां पर एलिमेंट्स ऑफ डिमांड को समझने के लिए। बच्चों एलिमेंट्स का मतलब है कौन सी चीजें हैं जो कि डिमांड को इंपैक्ट करती हैं, कितनी कौन सी चीजें, जैसे क्वांटिटी, प्राइस, टाइम, विलिंगनेस, ये सारी चीजें आपकी डिमांड को इंपैक्ट करती हैं। कितनी क्वांटिटी में आपको कोई चीज आप डिमांड कर रहे हो, क्या उसका प्राइस है, किस टाइम पे कौन सी चीज डिमांड कर रहे हो, विलिंगनेस क्या है, इच्छा क्या है। तो ये कुछ एलिमेंट्स हैं, इस पे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा आगे आ जाते हैं। ठीक है, थोड़ा सा आगे आ जाते हैं और यहां पर बात कर लेते हैं हम लोग फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड। आज मैं कोई बहुत सारा टॉपिक आप लोगों को नहीं पढ़ाने वाली हूं, क्योंकि पहली क्लास है, मैं ये नहीं चाहती हूं कि मैं एकदम से एक नए टॉपिक को उठा के आपके एकदम ऐसे सर में भर दूं और फिर बहुत सारे खिचड़ी पक जाए आपके सर में। तो बहुत ही कम हम चीजें समझने वाले हैं और बहुत अच्छे से समझे तभी बेस्ट है। तो बच्चों ध्यान से सुनिएगा, कौन कौन सी चीजें, अब हम आ गए हैं फैक्टर्स ऑफ डिमांड पर, या फिर डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड भी इसको बोला जाता है। तो इसको ना एक और चीज बोला जाता है, क्वेश्चन जब पूछा जाता है, डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड। ठीक है, डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड भी इसको बोला जाता है। अब सबसे पहला डिटर्मिनेंट या सबसे पहला फैक्टर जो कि आपकी डिमांड को इंपैक्ट करता है, अफेक्ट करता है, वो है प्राइस ऑफ अ गिवन कमोडिटी। प्राइस ऑफ अ गिवन कमोडिटी, किसी भी कमोडिटी को आप जब डिमांड करते हो तो एक बहुत बड़ा फैक्टर जो कि आपकी डिमांड को प्रभावित करता है वो होता है उस चीज का दाम। बच्चों हम कभी भी शॉपिंग करने जाते हैं, मार्केट जाते हैं, सबसे पहले वी लुक एट द प्राइस टैग, कितने रुपए का है, क्योंकि वो जो रुपए है ना, पैसा जो है ना, मनी क्रेडिट पढ़ के आए हो ना 10th में, तो भाई जो पैसा है ना बहुत बड़ी चीज है। पैसे के मुताबिक, अगर देखो बड़ा सिंपल सी चीज है यार, अगर पैसा कम होगा तो आप जो डिमांड करोगे वो ज्यादा करोगे, और अगर पैसा किसी भी चीज का ज्यादा होगा तो जो आप डिमांड करोगे वो कम करोगे ना, है ना। और ये किस टाइप का रिलेशनशिप है? दिस इज एन इनवर्स रिलेशनशिप। इनवर्स रिलेशनशिप एग्जिस्ट कर रहा है प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड के बीच में। क्यों भाई? क्योंकि जब किसी कमोडिटी का प्राइस कम हमें दिख रहा है तो हमारी डिमांड ज्यादा हो जाएगी। वी वांट, कोई सस्ती चीज है भाई उसको तो खरीदेंगे ना ज्यादा, और अगर किसी चीज का दाम बहुत ज्यादा है तो डिमांड अपने आप ऑटोमेटिकली गिर जाएगी, है ना। विलिंगनेस एंड एबिलिटी दोनों गिर जाएंगी उस चीज को खरीदने की। तो वही चीज है कि इनवर्स रिलेशनशिप है, एक कम हो रही है तो दूसरी चीज बढ़ रही है। तो इनवर्स का क्या मतलब होता है? उल्टा। तो एक चीज अगर प्राइस कम हो रहा है तो डिमांड बढ़ रही है, या प्राइस ज्यादा होगा तो डिमांड कम हो रही है। तो देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस एंड द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ कमोडिटी। वेरी सिंपल। फर्स्ट फैक्टर है प्राइस, दाम। दूसरे फैक्टर पे हम लोग आएंगे, दूसरा फैक्टर है प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। रिलेटेड गुड्स की बात हो रही है। अब रिलेटेड का क्या मतलब है मैम? रिश्तेदार हैं एक दूसरे के? नहीं बच्चों, देखिए दो टाइप के गुड्स यहां पर इन्होंने बता दिए। सबसे पहला है सब्स्टिट्यूट गुड्स। सब्स्टिट्यूट का मतलब क्या होता है?
द गुड्स विच कैन बी यूज्ड इन द प्लेस ऑफ ईच अदर। मैं लिख देती हूं, द गुड्स दैट कैन बी यूज्ड in the can be used in the place of each other, ठीक है, जो कि एक दूसरे की जगह पर इस्तेमाल किए जा सकते हैं। अब यहां पर एग्जाम्पल के तौर पर हम लिखेंगे, एग्जाम्पल के तौर पे बच्चों कौन से होंगे हमारे सब्स्टिट्यूट गुड्स। तो बहुत अच्छा एग्जाम्पल है पेप्सी एंड कोक, है ना। अगर आप जाते हो कभी मार्केट में, आप लोगों को पेप्सी खरीदनी है, पेप्सी अगर नहीं अवेलेबल होती तो आप कोक खरीद लेते हो, बिकॉज आपको पता है कि यार मेरे को एक तरीके से सेम सेटिस्फैक्शन ही दोनों चीजें देने वाली हैं। तो पेप्सी की जगह पर मैं कोक को भी यूज कर सकता हूँ, कोक भी मैं पी सकता हूँ या पी सकती हूँ, ठीक है, वही सिंपल सी बात है। या फिर अगर हम दूसरी चीज की बात करें तो यहाँ पर क्या एग्जाम्पल हम लोग ले सकते हैं, यहाँ पे हम टी कॉफी भी ले सकते हैं। अब ऐसा नहीं है कि हमें सिर्फ बेवरेजेस का ही एग्जाम्पल लेना है, कोई और एग्जाम्पल हम लेंगे नहीं, ठीक है। सो दैट इज नॉट गोना हैपन, इट्स नॉट लाइक ओनली बेवरेजेस बेवरेजेस बेवरेजेस, दैट इज नॉट गोना हैपन। बट यहाँ पर ऑब्वियसली हम इन दोनों ही एग्जाम्पल्स में से कुछ भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, ठीक है। बात एकदम क्लियर हो गई है आप लोगों को। ऑलराइट, तो टी और कॉफी भी ऐसा कि कभी चाय नहीं है तो कॉफी पी लेंगे, या फिर कॉफी नहीं है तो चाय पी लेंगे, ठीक है। कुछ लोगों के लिए बिल्कुल ही ऐसा होगा, कुछ लोग सम पीपल आर लाइक टोटली टी पीपल एंड सम आर कॉफी पर्सन्स, तो इट्स लाइक वैसा। बट हाँ यार, दे आर सब्स्टिट्यूट्स ऑफ ईच अदर। कॉफी की जगह पर आप चाय से सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, उसकी जगह पर यूज कर सकते हो। चाय नहीं है तो कॉफी पी लोगे, तो वो वाली चीज है, ठीक है। अब ये जो सब्स्टिट्यूट गुड्स होते हैं बच्चों, आप खुद ही बताओ, दो गुड्स, सपोज मैं पेप्सी और कोक का ही एग्जाम्पल लेती हूँ, ठीक है, मैं पेप्सी और कोक का ही एग्जाम्पल लूंगी। अगर पेप्सी, सपोज बच्चों अगर पेप्सी का प्राइस बढ़ गया है, प्राइस पेप्सी का बढ़ गया है, तो कोक की डिमांड में क्या होगा। पहले एक बॉटल 35 रुपए की आती थी, कोक की बॉटल भी 35 रुपए की आती थी, पर अब पेप्सी ने क्या करा, 35 की जगह अपनी बॉटल को 40 रुपए का कर लिया। अब जब मैं मार्केट में गई, मैंने देखा यार ये दोनों तो सिमिलर चीजें हैं, ठीक है। पेप्सी का दाम 40 हो गया है, कोक का दाम 35 हो गया है। अब जाहिर सी बात है कि मैं कौन सा प्रोडक्ट खरीदना चाहूंगी, मुझे जान से प्यारी होगी पेप्सी, ऐसा तो नहीं है, ठीक है। मैं पेप्सी की जगह कोक भी पी सकती हूँ, तो वो बड़ी सिंपल सी बात है। तो पेप्सी अब क्योंकि महंगी हो गई है, तो कोक की डिमांड जो होगी बच्चों वो बढ़ जाएगी। बढ़ेगी कि नहीं? पेप्सी की डिमांड घट जाएगी, कोक की बढ़ जाएगी, पेप्सी के दाम के महंगे होने की वजह से। और वहीं पे अगर पेप्सी का प्राइस रिड्यूस हो गया तो कोक की जो क्वांटिटी डिमांडेड होगी वो कम हो जाएगी। अगर पेप्सी का दाम 35 से 30 हो गया और कोक अभी भी 35 पे है, तो फिर पेप्सी की डिमांड बढ़ जाएगी और कोक की कम हो जाएगी, है कि नहीं? है ना? बिल्कुल क्लियर बात है। तो कोई भी चीजें अगर एक दूसरे का सब्स्टिट्यूट है तो उनके बीच में, उनके प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड के बीच में एक डायरेक्ट रिलेशनशिप रहता है। क्या रहता है? यहां पर डायरेक्ट रिलेशनशिप है। क्यों डायरेक्ट क्यों है मैम? ठीक है, रिलेशनशिप ही लिख देते हैं पूरा, बच्चे अपना रिलेशनशिप सुन के कहीं और ही पहुंच जाते हैं। आ जाओ वापस, ये इनके रिलेशनशिप की बात हो रही है बच्चों, ठीक है। तो यहां पे बड़ी ध्यान से मेरी बात सुन लीजिए। प्राइस, एक कमोडिटी के प्राइस और दूसरे की क्वांटिटी डिमांड में एक डायरेक्ट रिलेशनशिप है। अगर गुड वन का प्राइस बढ़ जाएगा तो दूसरे की डिमांड बढ़ जाएगी, और अगर गुड वन का प्राइस कम हो जाएगा तो दूसरे की डिमांड कम हो जाएगी। तो देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप, या तो दोनों चीजें बढ़ रही हैं, दोनों चीजें घट रही हैं साथ में, वो वाली चीज है, ठीक है। ये बात बिल्कुल क्लियर है, बहुत सिंपल है यार। अगर चाय कल को महंगी हो गई और मेरी जो कॉफी की डिमांड होगी वो बढ़ जाएगी, क्योंकि चाय महंगी हो गई है, मैं चाय नहीं परचेज करूंगी, उसकी जगह मैं कॉफी खरीदनी शुरू कर दूंगी। या फिर चाय सस्ती हो गई है तो मैं चाय खरीदना ज्यादा प्रेफर करूंगी ना, उस केस में कॉफी की डिमांड कम हो जाएगी। सिंपल सिनेरियो, सिंपल सिंपल सिंपल, ठीक है, कॉम्प्लिकेट करना ही नहीं है। अब जरा आ जाते हैं कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स पर। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स पर आ जाते हैं, और यहां पर जरा इसको मैं थोड़ा सा इरेज करके ना छोटू सा लिख देती हूँ बच्चों, ताकि आप लोगों को
समझ में आ जाए। तो अगर प्राइस इंक्रीज हो रहा है तो क्वांटिटी डिमांडेड भी इंक्रीज। ठीक है, चलो ओके। अभी आ जाते हैं कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स पर। और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स को चलो बहुत बढ़िया, हमारे पास ब्लू कलर का पेन है, ब्लू कलर के पेन से हम लोग लिख लेंगे। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, कॉम्प्लीमेंट्री, कोई चीज कॉम्प्लीमेंट्री मिल रही है, एक ले रहे दूसरी मिल रही है, मतलब बच्चों जो चीजें एक दूसरे के साथ ही आप इस्तेमाल करते हो, एक दूसरे के साथ मतलब जैसे पेन है, पेन में रिफिल डल रहा है उसका, तो वो साथ में ही इस्तेमाल होगा ना, बिना रिफिल के तो पेन इस्तेमाल नहीं होगा और बिना पेन के रिफिल इस्तेमाल नहीं होगा। सो द थिंग्स विच आर यूज्ड टुगेदर, गुड्स, द गुड्स दैट आर यूज्ड टुगेदर, साथ में जिनका इस्तेमाल किया जाता है। अब यहाँ पे मैं पेन रिफिल भी लिख सकती हूँ, मैं यहाँ पर लिख सकती हूँ ब्रेड बटर, बहुत बढ़िया एग्जाम्पल, सुई धागा भी लिख सकती हूँ, ब्रेड बटर भी लिख सकती हूँ। तो वही चीजें जो साथ में इस्तेमाल होती हैं, ब्रेड बटर हो गया बच्चों, ब्रेड बटर के साथ बहुत अच्छा एग्जाम्पल जो यहाँ पे हर कोई लेता है वो है कार पेट्रोल, कार और पेट्रोल है ना, पेट्रोल से चलने वाली गाड़ी। तो गाड़ी तभी चलेगी जब पेट्रोल और मतलब ऐसा है कि भाई इन दोनों गुड्स का एक दूसरे के साथ ही इस्तेमाल है, अगर साथ में नहीं है तो फिर कोई यूज नहीं है। अब खाली पेट्रोल क्या करेगा गाड़ी में जब तक गाड़ी नहीं होगी तो, या खाली गाड़ी क्या करेगी जब तक उसमें पेट्रोल नहीं होगा तो इट्स लाइक द गुड्स दैट आर यूज्ड टुगेदर, दैट तभी वो वैल्यूएबल होंगे, है ना, है कि नहीं, ये बात समझ में आई। अब बच्चों सेम सिनेरियो यहाँ पर ले लो। अब मैं यहाँ पे कार और पेट्रोल की बात करती हूँ, ठीक है, यहाँ पे बात करते हैं कार और पेट्रोल की। तो ये कार है, पेट्रोल है। अब मेरे को एक बात बताइए कि अगर गाड़ी का प्राइस नहीं, पहले मैं पेट्रोल की बात करती हूँ, प्राइस पेट्रोल का ले लेती हूँ। पेट्रोल का दाम महंगा हो गया है ना, पेट्रोल अगर महंगा हो गया है तो क्या लोग जो गाड़ी खरीदना चाहते थे क्या वो गाड़ी खरीदेंगे? नहीं। तो गाड़ी की जो डिमांड होगी ना वो क्या हो जाएगी यहाँ पे कम। और अगर पेट्रोल सस्ता हो गया तो ज्यादा से ज्यादा लोग बोलेंगे यार पेट्रोल तो सस्ता हो गया, चलो अब गाड़ी थोड़ी खरीद ले, गाड़ी खरीदने की डिमांड बढ़ जाएगी, है ना। पीपल वुड वांट टू ड्राइव मोर, जिनके पास ऑलरेडी गाड़ियां हैं वो ज्यादा उसको चलाएंगे, है ना, क्योंकि पेट्रोल सस्ता हो गया है। जिनके पास गाड़ी नहीं है वो भी सोचेंगे कि यार चलो गाड़ी खरीद लेते हैं क्योंकि पेट्रोल सस्ता है। तो डिमांड यहाँ पर इस केस में ज्यादा हो जाएगी। तो यहाँ पर अगर एक गुड का प्राइस बढ़ रहा है तो दूसरे की क्वांटिटी डिमांड जो है वो कम हो रही है, और अगर प्राइस कम हो रहा है तो दूसरे की क्वांटिटी डिमांडेड ज्यादा हो रही है। तो यहाँ पर उल्टा रिलेशनशिप चल रहा है, जिसकी वजह से हम क्या बोलेंगे, इट इज अ इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन देम, है कि नहीं? बिल्कुल है, इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन देम, ठीक है। ऑलराइट, सब्स्टिट्यूट गुड्स, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, हम लोगों को बात समझ में आ गई है। रिलेटेड गुड्स से कैसे जो है हमारी डिमांड इंपैक्ट होती है वो भी बात हमको समझ में आ गई है। तो चलिए आगे बढ़ चलते हैं तीसरे फैक्टर पर। तीसरा फैक्टर होता है इनकम ऑफ अ कंज्यूमर, इनकम। अब बच्चों एक बड़ी डायरेक्ट बात करती हूँ, ये जरा नॉर्मल और इंफीरियर को साइड में रखो, मैं आपसे एक बहुत नॉर्मल डायरेक्ट बात करती हूँ यार। अगर मैं इनकम ऑफ अ कंज्यूमर की बात करूं, आप सभी को पता है इकोनॉमिक्स में, अगर नहीं भी पता तो मैं बता देती हूँ, इनकम को ना हम लोग Y से डिनोट करते हैं, लेटर Y से हम लोग इनकम को डिनोट करते हैं। तो आपको जब आप माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ोगे तो आप लेटर Y को इस्तेमाल करोगे इनकम को डिनोट करने के लिए। अब यार एक बहुत डायरेक्ट रिलेशन है, अगर मेरी इनकम बढ़ती है तो मेरी डिमांड बढ़ेगी, अगर मेरी इनकम कम होती है तो मेरी डिमांड भी कम हो जाएगी, है ना। विलिंगनेस, एबिलिटी, दोनों चीजें कम हो जाएंगी तो तभी डिमांड भी कम हो जाएगी। और अगर इनकम बढ़ गई है तो नाउ पहले के मुकाबले मैं ज्यादा एबल हूँ, ज्यादा सोच भी सकता हूँ, ड्रीम भी कर सकता हूँ, ये खरीद लूँ वो वाली चीज है, ठीक है। तो इनकम के साथ एक डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है डिमांड का। बट यहाँ पर फिर से दो तरीके की कमोडिटीज, दो तरीके के गुड्स आ जाते हैं। एक होते हैं नॉर्मल गुड्स, एक होते हैं इंफीरियर गुड्स। नॉर्मल हो गया नॉर्मल प्राइस वाले जो गुड्स हैं, जो अच्छे गुड्स हैं, और इंफीरियर हो गया एक ऐसा गुड जो कि सस्ता गुड है। अब यहां पर क्या होगा, देखो भाई नॉर्मल गुड ना मैं बोल देती हूं, सपोज कोई अच्छी सी ब्रांड की बात कर लेते हैं, H&M की बात कर लेते हैं, ठीक
ठीक है। H&M एक अच्छी खासी ब्रांड है, मॉल में मिलते हैं कपड़े वगैरह, ठीक है। अब सपोज बच्चों मेरी इनकम बढ़ती है, तो अगर कोई कमोडिटी नॉर्मल गुड है जो कि मैं विलिंग भी हूं उसको खरीदने के, मैं अब एबल भी हो गई हूं उसको खरीदने के, तो मैं क्या करूंगी, ऑब्वियस सी बात है कि मैं ज्यादा डिमांड करने लगूंगी उस चीज की। या फिर अगर मेरी इनकम घटती है तो मेरी उस कमोडिटी की डिमांड भी घट जाएगी। तो अगर कोई नॉर्मल गुड होगा तो नॉर्मल गुड के सिनेरियो में अगर इनकम ज्यादा है तो डिमांड ज्यादा होगी, अगर इनकम कम होगी तो डिमांड कम होगी, डायरेक्ट रिलेशनशिप। बट वहीं पर अगर कोई गुड एक इंफीरियर गुड है, सपोज अभी यहां पर थोड़े लोग ऑफेंड हो सकते हैं, लेकिन चलिए एग्जांपल लेते हैं। सपोज बच्चों यहां पर ना मैं एक नॉर्मल गुड मानती हूं आईफोन को, और मैं एक इंफीरियर गुड मानती हूं सैमसंग के मोबाइल को। वैसे मुझे नहीं करना चाहिए, आई नो, देखो, और मैं कोई हिटर विटर भी नहीं हूं, दोनों फोन बहुत बढ़िया है, बल्कि ज्यादा फीचर्स सैमसंग ही देता होगा, लेकिन फिर भी सपोज क्योंकि महंगा ज्यादा आईफोन है ना, और एक वो स्टेटस सिंबल बन चुका है आईफोन, तो इस वजह से इसको हमने एक नॉर्मल गुड माना है। ऑफेंड होने की जरूरत नहीं है सैमसंग यूजर्स के लिए स्पेशली। अभी क्या है बच्चों, सैमसंग अगर एक इंफीरियर गुड है, तो अभी अगर एक इंसान की इनकम बढ़ गई, ठीक है, अब वो क्या कहेगा, भाई मेरे को तो आईफोन खरीदना है। तो सैमसंग अगर एक इंफीरियर, एक चीप गुड अब मैं मान रही हूं, तो इनकम मेरी बढ़ गई, क्या मैं सैमसंग का फोन खरीदने की डिमांड उतनी रखूंगी? नहीं रखूंगी, तो मेरी डिमांड कम हो जाएगी। और अगर इनकम मेरी घट गई तो वहीं पर मैं इंफीरियर गुड को ज्यादा खरीदना चाहूंगी, मेरी डिमांड बढ़ जाएगी। तो यहां पर अगर इंफीरियर गुड्स का केस होता है, यानी कि एक ऐसा गुड जो कि आप इतना ज्यादा विलिंग नहीं हो, लेकिन आपकी इनकम पर निर्भर करता है। अगर आपकी इनकम ज्यादा है तो आप उस इंफीरियर गुड को नहीं खरीदोगे, क्योंकि अब आपके बजट में और बड़ी बड़ी चीजें आ रही हैं, भाई आईफोन है मेरे बजट में तो मैं आईफोन खरीदूंगी। लेकिन वहीं पर अगर मेरी इनकम कम हो गई तो मैं फिर उन्हीं इंफीरियर गुड्स वही काम आएंगे, मेरे कम पैसे में मेरे इंफीरियर गुड्स ही काम आएंगे, ये आईफोन वाईफोन काम नहीं आएगा तब। लेकिन अगर बच्चों नॉर्मल गुड का केस है और इनकम बढ़ती है, तो फिर नॉर्मल गुड्स की डिमांड बढ़ेगी, और अगर इनकम कम होती है तो नॉर्मल गुड्स की डिमांड कम होगी। वही मतलब उल्टा है, दोनों का उल्टा है। और यहाँ पर जो रिलेशनशिप है वो इनवर्स है, यहाँ पर जो रिलेशनशिप है वो यहाँ पर डायरेक्ट है, प्राइस और क्वांटिटी, सॉरी इनकम और क्वांटिटी के बीच में, और यहाँ पर रिलेशनशिप जो है वो इनवर्स है। ऑफेंड मत होना गाइस, मैं फिर से एक बारी बोल रही हूँ, डोंट गेट ऑफेंडेड, इट्स लाइक समथिंग। अब कुछ तो एग्जाम्पल लेना है ना, और इस एग्जाम्पल से आप लोगों को बात भी अच्छे से समझ में आएगी, ठीक है। ऑलराइट, तो नॉर्मल गुड है तो इनकम बढ़ेगी तो उसकी डिमांड बढ़ेगी, इनकम घटेगी तो उसकी डिमांड घटेगी, क्योंकि वो चीज महंगी है। और अगर इंफीरियर गुड है जो कि चीप हम गुड्स मान रहे हैं, तो चीप गुड की अगर आपकी इनकम बढ़ेगी तो डिमांड घटेगी ना, और इनकम घटेगी तो डिमांड बढ़ेगी। सिंपल है, बहुत इजी है, बहुत इजी है, ऐसे समझना है, चीजें काफी आसान है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। नेक्स्ट है टेस्ट्स एंड प्रेफरेंसेस। टेस्ट्स एंड प्रेफरेंसेस बच्चों, sudden change in the taste preference of the consumer, like change in fashion etc., directly influences the demand. तो यहाँ पर अगर मैं टेस्ट और प्रेफरेंस की बात करूं, भाई अगर मेरा टेस्ट है किसी चीज को लेकर, मैं किसी चीज को प्रेफर करती हूँ, तो मेरी उस चीज को लेकर डिमांड बढ़ जाएगी। मतलब अब मैं बोलूं कि भाई सिंपल सी चीज है कि मेरे को सपोज सीसीडी की कोल्ड कॉफी बहुत अच्छी लगती है, सपोज मान लेते हैं, ठीक है, तो मेरा मतलब माई टेस्ट बर्ड्स लाइक दैट, आई लव दैट थिंग। तो अगर मेरे को कोई चीज पसंद है तो मैं क्या करूंगी, मैं उस चीज को खरीद लूंगी, है कि नहीं। अब एक और चीज हो सकती है कि सपोज चेंज इन फैशन आ गया, यहाँ पे देखो जैसे चेंज इन फैशन, सपोज मेरे को कोई चीज बहुत फैशनेबल लगती है, बहुत अच्छी लगती है, तो क्योंकि वो मेरा टेस्ट है, टेस्ट मतलब मेरी पसंद है, कोई चीज मेरी पसंद है तो मेरी उसको लेकर डिमांड ज्यादा होगी, और कोई चीज मुझे ना पसंद है तो मेरी उसको लेकर डिमांड कम होगी। सिंपल सा वही फैक्टर है टेस्ट और प्रेफरेंस वाला, कि मैं सपोज आपके साथ एक मार्केट में जाती हूँ और वहां पर 5-6 चीजें लगी हैं और मेरे को एक चीज पसंद आती है, लेकिन आपको वो चीज पसंद नहीं आती, बट मेरे को वो चीज पसंद है तो मैं उसको खरीदूंगी, मेरी उसको लेकर डिमांड इंक्रीज हो गई है, क्योंकि दैट इज माई टेस्ट, आई प्रेफर दैट, आई विल बाय दैट, है ना, वो वाली चीज है। तो सिंपल सी बात है यार, जो चीज पसंद है वो खरीदेंगे, जो चीज नहीं पसंद वो नहीं खरीदेंगे। तो उस हिसाब से टेस्ट और प्रेफरेंस वाली बात होती है। और मेरे पास लास्ट चीज है फ्यूचर चेंज इन प्राइस। फ्यूचर चेंज इन प्राइस की यहाँ पे बात हो रही है। फ्यूचर चेंज इन प्राइस का मतलब है यार
फ्यूचर में किसी चीज का प्राइस बदलने वाला है और उस सिनेरियो को दिमाग में रखकर आपकी जो प्रेजेंट डे डिमांड है उस पे क्या फर्क पड़ता है। सपोज यहां पर बच्चों मैं बोलती हूं फ्यूचर, एक फ्यूचर सिनेरियो है और एक हमारा करंट सिनेरियो है, प्रेजेंट है ना, करंट सिनेरियो है। सपोज मैं बोल रही हूं कि अनियंस यानी कि प्याज का जो दाम है वो बढ़ने वाला है फ्यूचर में, आगे आने वाले टाइम में प्याज का जो प्राइस है वो बढ़ने वाला है। तो अभी मैं क्या करूंगी, मार्केट जाके फटाफट से जो सस्ते प्याज, अभी तो सस्ते हैं ना, बाद में बढ़ने वाला है मुझे पता चला है, तो मैं क्या करूंगी बच्चों, जो एट प्रेजेंट मेरी जो डिमांड होगी प्याज को लेकर वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। मैं चाहूंगी कि मैं उन सस्ते प्याजों को अभी अभी खरीद डालूं ताकि फ्यूचर में जब प्राइस महंगा हो तो मुझे फिर अपनी इनकम का एक बहुत बड़ा पोर्शन उस प्याज पे खर्चना ना पड़े। तो अभी जो प्रेजेंट डे डिमांड होगी, इसको मैं प्रेजेंट भी लिख सकती हूँ, करंट तो करंट लग रहा है, इसको प्रेजेंट कर देते हैं। तो प्रेजेंट जो हमारी डिमांड होगी उस कमोडिटी की वो इंक्रीज हो जाएगी। वहीं पर अगर फ्यूचर में किसी चीज का प्राइस घटने वाला है कि भाई सेल लगने वाली है ना, मम्मी कहती नहीं है कि भाई 1 महीने रुक जाओ, अभी कपड़े मत खरीदो, 1 महीने बाद सेल लगने वाली है, तो आपकी जो डिमांड होगी एट प्रेजेंट वो डिमांड कम हो जाएगी, क्योंकि आप बोलोगे कि यार सेल तो 1 महीने बाद लगेगी ना, तब डिमांड बढ़ेगी। अभी की प्रेजेंट डिमांड जो होगी वो घट जाएगी उस चीज की। ठीक है, तो आई होप ये भी सिनेरियो आप लोगों को बिल्कुल क्लियर है कि अगर फ्यूचर में किसी चीज का प्राइस बढ़ने वाला है तो उसकी प्रेजेंट डे, आज के टाइम पे जो डिमांड है वो उसकी बढ़ जाएगी, क्योंकि महंगा सामान खरीदने से अच्छा है कि अभी खरीद ले। और अगर फ्यूचर में किसी चीज का दाम घटने वाला है तो उसकी प्रेजेंट डे डिमांड भी घट जाएगी, क्योंकि फिर हम बोलेंगे कि नहीं यार उसको बाद में ही खरीदेंगे जब वो चीज सस्ती हो जाएगी, अभी कोई फायदा नहीं है। तो इस तरीके से बच्चों यहाँ पर हमारे सिनेरियोज चेंज होते हैं। अभी लॉ ऑफ डिमांड पर आते हैं, लेकिन आई होप आप लोगों को ये सारे पॉइंटर्स एक बार इनको रिकॉल कर लेते हैं लॉ ऑफ डिमांड पे जाने से पहले। तो यहाँ पर हमने 1 2 3 4 5 पॉइंटर्स पढ़े। सबसे पहला पॉइंटर ये है कि डिमांड को कौन सी चीज इंपैक्ट करती है। सबसे पहली चीज है दाम, किसी भी चीज का दाम अगर किसी चीज का ज्यादा होगा तो डिमांड कम होगी, दाम कम होगा तो डिमांड ज्यादा होगी। दूसरी चीज हमने यहाँ पे पढ़ी हमारे रिलेटेड गुड्स के बारे में। सब्स्टिट्यूट गुड्स होंगे, यानी कि गुड्स जिनको एक दूसरे की जगह पर इस्तेमाल किया जा सकता है। तो एक गुड के दाम के बढ़ने पर दूसरे गुड की क्वांटिटी डिमांड जो है वो बढ़ जाएगी, और एक गुड के दाम के घटने पर दूसरे की डिमांड कम हो जाएगी। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स वो गुड्स है जिनको साथ में इस्तेमाल करा जाता है, तो एक का प्राइस बढ़ेगा तो दूसरे की क्वांटिटी डिमांड कम, और एक का प्राइस कम होगा तो दूसरे की क्वांटिटी डिमांड ज्यादा। उसका तीसरा पॉइंटर हमने देखा इनकम पर। नॉर्मल गुड की क्या होता है, एक डायरेक्ट रिलेशनशिप है, इनकम बढ़ रही है तो क्वांटिटी डिमांड बढ़ेगी, इनकम घट रही है तो डिमांड कम होगी। वहीं पे अगर इंफीरियर गुड्स, चीप गुड्स की बात करें तो यहाँ पे इनकम अगर बढ़ रही है तो डिमांड कम होगी, और इनकम कम हो रही है तो डिमांड ज्यादा हो जाएगी। फोर्थ पॉइंट है टेस्ट प्रेफरेंस। तो जो चीज आपको पसंद है, पसंदीदा चीज है, उसकी डिमांड आपके लिए बढ़ेगी ही, जो नहीं पसंद उसकी डिमांड कम होगी। और लास्ट चीज है फ्यूचर चेंज इन प्राइस। तो फ्यूचर में अगर किसी चीज का प्राइस बढ़ने वाला है तो उसकी प्रेजेंट डिमांड बढ़ जाएगी, और फ्यूचर में प्राइस घटने वाला है तो प्रेजेंट डिमांड भी घट जाएगी। एज सिंपल एज दैट, साफ स्पष्ट। ठीक है, चलो नेक्स्ट यहां पर आ जाते हैं। नेक्स्ट है लॉ ऑफ डिमांड। लॉ डिमांड नहीं, लॉ ऑफ डिमांड। और बच्चों ये जो लॉ ऑफ डिमांड बोलता है कि प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ एनी गुड इज इनवर्सली रिलेटेड टू ईच अदर। क्या भाई, क्या इसका लॉ बनाया? बहुत सिंपल सी चीज है, प्राइस और क्वांटिटी, प्राइस और जो हम क्वांटिटी डिमांड की बात करते हैं, अभी आपने ये अभी फैक्टर्स में भी पढ़ा था, इन दोनों के बीच में हमेशा एक इनवर्स रिलेशनशिप रहता है। इनवर्स रिलेशनशिप, इनवर्स रिलेशनशिप का मतलब है कि अगर प्राइस बढ़ रहा है तो डिमांड कम हो रही है, अगर प्राइस कम हो रहा है तो डिमांड ज्यादा हो रही है। और क्या रॉकेट साइंस बोल दी इस लॉ ऑफ डिमांड ने? सिंपल सी बात तो बोली है कि प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड दे आर इनवर्सली रिलेटेड टू ईच अदर। प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड कम, प्राइस कम होगा तो डिमांड ज्यादा। और इसी वजह से बच्चों जो डिमांड का ग्राफ भी होता है, कर्व भी होता है, इट इज अ डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व। याद रखिएगा, अगर किसी भी दो चीजों में इनवर्स रिलेशनशिप है तो हमेशा वो एक डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व होगा। अगर किसी में एक डायरेक्ट रिलेशनशिप है तो वो एक अपवर्ड स्लोपिंग कर्व होगा। लेकिन डिमांड के सिनेरियो में इट इज अ डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व।
ऑल राइट, सो आई होप दैट दिस थिंग इज वेरी वेरी क्लियर। और इसी के साथ हमारा जो पूरा का पूरा डिमांड, फैक्टर्स ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ डिमांड का एक मैंने आपको इंट्रो दिया है। बहुत सारी चीजें और भी हैं इस पर्टिकुलर चैप्टर में समझने के लिए, डिमांड में समझने के लिए। तो बच्चों आई होप कि आप लोगों को माइक्रो इकोनॉमिक्स आज की क्लास में पढ़कर बहुत आसान लग रही होगी। इसी तरीके से आसानी से पढ़ेंगे और रियल लाइफ से रिलेट करेंगे। रियल लाइफ से रिलेट करके चीज़ें काफ़ी आसान हो जाती हैं। जैसे पेप्सी कोक का एग्जांपल ले लिया, टी कॉफ़ी, तो ऐसे आप अपने आंसर्स को भी बहुत इजीली लिख पाओगे जब आप रिलेट कर पाओगे। और अगर आपको एक बार ये चीज़ समझ में आ गई तो यू विल हैव नो डिफिकल्टी। अब ज़रा एक बारी लास्ट टाइम हम लोग थोड़ा सा पीछे चले जाते हैं और आप लोगों को एक और बारी बता देते हैं कि हमारा जो कॉमर्स का कोर्स है भाई, ये चालू हो चुका है। इस कोर्स के अंदर CUET लेवल क्लासेस, लास्ट ईयर का बिलीवर बैच, लाइव सेशन, जूम सेशंस और साथ ही में हमारे 500 टॉप 500 क्वेश्चंस का PDF सब कुछ आपको मिल रहा है। डिटेल लेक्चर्स, वन शॉट लेक्चर्स, टीचर स्लाइड्स, चैप्टर टेस्ट, चैप्टर नोट्स, उसी के साथ प्रैक्टिस क्वेश्चंस, एवरीथिंग यू आर गेटिंग इन जस्ट 3999 बट ओनली टिल 30th of April, बिलीवर्स कोड लगाकर। तो प्लीज फटाफट से आप कॉल कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए और जल्दी जल्दी से हमारे इस कोर्स का हिस्सा बन जाइए, क्योंकि बच्चों आपके टीचर्स दिन रात आप लोगों के लिए मेहनत कर रहे हैं इस कोर्स के लिए और हमें पता है कि गारंटीड रिजल्ट हम लोगों को मिलने वाले हैं। बहुत स्पेशल फीचर्स आप लोगों को मिलने वाले हैं इस कोर्स में। जल्दी जल्दी से आ जाइए। थैंक यू सो मच गाइज, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। टेक केयर एंड बने रहिए हमारे साथ। बाय बाय।